बच्चों क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 फिजिक्स का ये सेकेंड वीडियो होने वाला है ऑब्जेक्टिव सवालों का। इससे पहले 23 से 24 सवाल हम लेकर आए थे और ये उसके जस्ट आगे का है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप ये नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा। क्या है सवाल? चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉनों की शिथिलता काल T हो तो अनुगमन वेग क्या होगा? अनुगमन वेग को वही हम बोलते हैं अपवाह वेग, है ना? ध्यान रखिएगा, मतलब Vd का मान हमसे पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर में, किसी सुचालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ टकरा जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ टकरा जाएंगे, मतलब जैसे जैसे मोशन करते रहते हैं। अब मान लो यहाँ से यहाँ मोशन किया तो हर बार उनको समय लगता है टाउ, हर बार इनको समय लगता है टाउ। उसी टाउ को हम कहते हैं शिथिलता काल। क्या कहते हैं? शिथिलता काल। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा अगर हम किसी विद्युतीय क्षेत्र में रख दें। आपको पता है कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रख दें तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है QE। इलेक्ट्रॉन का आवेश E है इंटू E, तो यहाँ पर बल लगेगा E इंटू E। बल को हम A में लिख सकते हैं, तो E इंटू E, तो यहाँ से त्वरण आ जाएगा E बटा M। और आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। है तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? E है ना, स्मॉल e बटा m। और रिलैक्सेशन टाइम, शिथिलता काल को हम T कह रहे हैं तो T बोल देंगे। तो ये हमारे अपवाह वेग का फॉर्मूला आ रहा है। किसके लिए? अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ रहा है ना? अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ रहा है v। अनुगमन वेग v का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के वेग का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेग का ये फॉर्मूला होगा a t। कितना होगा? अनुगमन वेग मतलब रैंडम मोशन करने का वेग, सॉरी रैंडम मोशन करने का वेग। रैंडम मोशन कर रहा है तो कितना होगा? vd नहीं, केवल v। तो a t EEM into T, EEM by T, EEM, EE भाग में में EET by M। ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? तो जब भी तुम स्विच करोगे ना तो बल्ब का धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और बल्ब का तापमान इसे बढ़ते जाएगा तो फट जाएगा, तो बढ़ने के बाद स्थिर हो जाएगा। तो प्रथम बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। अगले सवाल पे 1000 वाट का जो हीटर है 230 वोल्ट से चिह्नित किया गया है, 230 वोल्ट पर जोड़ा गया है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपको पता है कि V का फॉर्मूला होता है, सॉरी पावर का फॉर्मूला होता है भाई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? भाई होता है। बहुत बढ़िया। पावर कितना? 1000 वाट बैठा दो। वोल्टेज कितना? 230। अब क्योंकि हमको I नहीं निकालना है, हमको तो प्रतिरोध निकालना है, तो I बराबर हम ओम के नियम से लिख देते हैं V भाई R। V को भी हम 230 बैठा देते हैं, V को भी कितना बैठा देते हैं? 230 बैठा देते हैं, तो यहाँ 230 बैठा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको R निकालना है। 1 0 कट रहा है, ठीक है, फिर से 1 0, फिर से 1 0 कट रहा है, R यहाँ चला जाएगा, तो 23 होता है 529 बटा 10, तो 52.9। डी ऑप्शन करेक्ट। इस सवाल में बोल रहा है चित्रानुसार धारा I का मान क्या होगा? देखिए अगर यहाँ से धारा I बह रहा है, मान लो इसको हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं पूरा। यहाँ मान लो बैटरी वगैरह जोड़ दिया गया है ऐसे करके, इधर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो यहाँ से I धारा बह रही है। अब I धारा इसमें जाएगी, 2 में जाएगी, लेकिन जैसी I धारा यहाँ पहुंचेगी, आपको पता है कि करंट कभी भी प्रतिरोध से होकर जाना नहीं चाहता है, तो इसको एक आसान रास्ता मिल रहा है, तो ऊपर से ऐसे जा करके ऐसे निकल लेगा, मतलब 4 ओम शॉर्ट सर्किट में खत्म हो गया। अब 4 ओम अगर शॉर्ट सर्किट में खत्म हो गया तो केवल 2 और 2 4 ओम जो सीरीज में है, तो R टोटल हो गया आपका 5, है कि नहीं? और V कितना है? वोल्टेज कितना है? 20। तो V बराबर अगर हम IR से देखें तो 20 और बराबर यहाँ I का मान कितना बैठा देंगे? I आपको निकालना है, R का मान 5, तो 5 ओम का 20, 4 ओम, आंसर 4 एम्पियर का आंसर 5 एम्पियर पर। V कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, सॉरी V आपका यहाँ पर 4 ना आ रहा है टोटल, 2 और 2 4, तो ये 4 हो जाएगा टोटल, है ना, ये टोटल 4 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो V बराबर अगर हम IR लिखें तो V कितना है आपका? V है 20, I आपको निकालना है, R कितना है? 4,
तो 4 से कटेगा 5 बार में 5 एम्पीयर करंट बन रहा है इसमें। ये शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा शॉर्ट सर्किट में। ध्यान से देख लो सर्किट, है ना, यहाँ से करंट आई आएगा, लेकिन ये करंट आई यहाँ आके इस रास्ते यहाँ से ऐसे हो जाएगा, है ना, इस रास्ते यहाँ से ऐसे चला जाएगा करंट। आ रहा है बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्या अगला सवाल? एक परिपथ दिया गया है, देखो ये परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में यहाँ पर 4.8 वोल्ट का जोड़ा गया है वोल्टेज। तो यहाँ से मान लो अगर हम आई करंट घुसा है तो ये आई करंट 6 में भी जाएगा, यहाँ से 2 भाग में बट गया करंट, तो इधर करंट अलग जाएगा कि जो करंट 6 में जाएगा वही करंट इस 6 में जाएगा। तो ये दोनों 6 और 6 किस में हो गए? पैरेलल में। 6 और 6 पैरेलल में का मतलब 6 गुना 6 बटा 6 प्लस 6, तो 6 6 12, 6 36 और 36 बटा 12 तो 3 ओम आ रहा है। ये 3 ओम और ये 3 इस 3 के साथ है पैरेलल, ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब इसको हटा करके, इस 6 को हटा करके हम यहाँ 3 ओम लगा सकते हैं, ऐसे करके 3 ओम लग गया है, ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए। तो अब ये 3 और एक 3 और पैरेलल में है, तो 3 गुना 3 बटा 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 की 9 और 3 3 6, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, 3 बटा 2। वोल्टेज कितना है? 4.8। तो अगर हम V बराबर IR लगाएं, क्या लगाएं? V बराबर IR लगाएं, तो V बराबर IR से V कितना है? 4.8। करंट हमको निकालना है और R का मान कितना बन रहा है? 3 बटा 2। 3 बटा 2 का मतलब 1.5 लिख दे, ये 1.5, तो 1.5 15 तिया 45, 3 बार में तो कट रहा है जी, 3 बार में कट रहा है, 15 तिया 45, तो I बराबर आ रहा है आपका 48 बटा 15, 3 से 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो 3 दशमलव समथिंग कुछ बनेगा, 3 दशमलव समथिंग 2 एम्पीयर कैसे? 6 और 6 मिलके 3 बन गया, 3 और 3 मिलके 3/2 बन गया। 3/2 को 1.5 कहेंगे, 3/2 को 1.5 कहेंगे और 3/2 को 1.5 कहेंगे, तो 4.8 को 1.5 से अगर भाग देंगे, 4.8 को 1.5 से अगर भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 से ज्यादा ऑप्शन बनेगा। इसका आंसर आ रहा है आपका 3.2 एम्पीयर। करंट यहाँ बन रहा है 3.2 एम्पीयर, है ना, 3.2 एम्पीयर का करंट बनेगा। ठीक, गलत लिखा हुआ है ना, ये परिपथ में धारा गलत तरीके से, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, फिर ये पैरेलल, तो ये गलत दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 3.2 एम्पीयर। ठीक, अगले सवाल पे आए। अगले सवाल पे आए, क्या कहता है अगला सवाल? ध्यान से सुनो। 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होती है? आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, उसका मान होता है, उसका मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल या फिर 36 गुना 10 का पावर 5 जूल। तो ऑप्शन सी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ का ऑप्शन सी हो रहा है। अगले सवाल पे हमारे पास 3 बल्ब हैं, एक 40 वाट का है, एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है? अगर आप P का फॉर्मूला देखें तो VI होता है, तो अगर हम P बराबर देखें V और I को लिखें हम फिर से पलट के, तो V/R होगा। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि P विद क्रमानुपाती है R के, मतलब जिसका R ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, जिसका R ज्यादा उसका पावर हम कम बोल सकते हैं। तो हमारे पास 3 बल्ब है 40 60 100 वाट के, तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध उसका होगा जिसका पावर ज्यादा है। उल्टा संबंध है ना दोनों में, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा किसका है? 100 वाट, तो 100 वाट बल्ब का सबसे कम प्रतिरोध होगा, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे क्या कहता है अगला सवाल? देखो ध्यान दो। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाली एक एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के साथ सेल में जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर की धारा बहती है, कितना, ध्यान रखिएगा, 2 एम्पीयर की धारा बही है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बही। आप सवाल देखें, अगर 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए कितना होगा। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को अगर हम देखें तो पहले तो फिगर बना लीजिए, ठीक रहेगा। जैसे मान लो अगर हम बोले इस सवाल का अगर हम आंसर देखिए तो पहले तो आप यहाँ पर एक ईएमएफ बना लीजिए, ये R पूछा है, यहाँ पर एक एमीटर है, एमीटर भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, ध्यान रखिएगा।
कितना दिया है एमीटर, एमीटर का करंट नापता है, ध्यान रखिएगा 0.05 ओम दिया है इसका प्रतिरोध, और बैटरी कितना है जी 1.5 वोल्ट का ईएमएफ लगा हुआ है, हमको ये आर निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, और करंट कितना दिया हुआ है ये भी पता है हमको, करंट कितना बह रहा है 2 एम्पीयर, करंट कितना बह रहा है 2 एम्पीयर, आपको ये बात पता होगा। तो टोटल प्रतिरोध अगर तुम देखो ना, टोटल प्रतिरोध सीरीज में है, यही करंट 2 एम्पीयर यहां भी जाएगा, वही करंट 2 एम्पीयर यहां भी आएगा, तो टोटल प्रतिरोध आपका हो गया 0.05 प्लस आर। अगर हम आर टोटल देखिए तो आर टोटल का मान आ रहा है 0.05 प्लस आर, तो V बराबर अगर हम IR लगाएं तो V का मान कितना दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर 1.5 बैठा देते हैं, है ना, V बराबर IR लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं V बराबर IR, ठीक, तो 1.5 यहाँ दिया है वोल्टेज, और करंट 2 एम्पीयर बह रहा है, और R में टोटल 0.05 प्लस R, ये बैठा देते हैं, तो हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 2 × 10 तो 0.10 और प्लस R 2R प्लस 2R, तो 1.5 में से 0.10 जब घटेगा, है ना, तो 0 में से 0, 5 में से गया 4, ये 1.40 आ रहा है, तो 1.40 बराबर ये हो रहा है 2R, तो 2 इसके साथ भाग जाएगा तो 0.70 बन रहा है, 0.7 ओम, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल, है ना, 2 का भाग देंगे तो 0.7 बनेगा, 0.70 है कि नहीं। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल था, है ना, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एक ही बात होता है, प्रतिरोधकता को हम रो से दिखाते हैं, आपको पता होगा R बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं रो L बटा A, रो L बटा A, और R क्या होता है, R का अगर हम लिखें तो R होता है V बाई I, V बाई I, तो हमको यहाँ से रो L बटा A, ठीक, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज आपको पता होगा, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज होता है W बाई Q, वोल्टेज यही तो होता है कि किसी एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य बटा हुआ आवेश वोल्टेज कहलाता है। तो अगर हम यहाँ वोल्टेज को बदल के लिख दें तो वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, W बाई Q I, और Q आवेश का होता है AT, तो रो का हमको निकालना है LA, अब यहाँ से तुम निकाल लो, W का कितना लिखते हैं mL2T-2, आपको पता है कार्य का विमा कितना होता है mL2T-2 बटा आवेश का विमा AT, ठीक, करंट का विमा A बराबर रो का निकालना है, L का विमा लंबाई का विमा LE होगा, A का विमा A क्या है, A यहाँ पर एरिया होता है, ध्यान रखिएगा, A यहाँ एरिया होता है और एरिया होता है लंबाई गुना लंबाई, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, एक L से एक L कट गया, एक L से एक L कट गया, ये L को यहाँ भेज दो तो L, एक को यहाँ L का पावर 1 और L का पावर यहाँ, तो यहाँ जाएगा M, L का पावर 2 और एक L यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा, T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर -3 बन रहा है और A का पावर -2 बन रहा है, यही है रो का फॉर्मूला, mL3T-3 A-2, mL3T-3 A-2, mL3T-3 A-2, T-3 A-2, ए ऑप्शन इसका, हालांकि बी ऑप्शन में भी वही लिख दिया है, बी ऑप्शन में भी डिट्टो वही लिख दिया है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन जो भी आप देख के मानना चाहते हैं मार सकते हैं यहाँ से, आ रहा बात समझ में, ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें अगले सवाल पे हैं, अगले सवाल पे हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप, जब भी कोई धातु होगा उसका प्रतिरोध का ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा, उसकी चालकता और उसकी प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। देखो धातु का जब प्रतिरोध का ताप बढ़ाइएगा तो उसका रो बढ़ेगा, उसका रो बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है, किसमें, धातु में सुचालक में, है ना, अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है, धातु में ऐसा होता है, तापमान बढ़ाने पर R भी बढ़ता है, रो भी बढ़ता है, और प्रतिरोधकता बढ़ेगा मतलब करंट बहने की क्षमता घटेगी, जिस रफ्तार से रो बढ़ेगा उस रफ्तार से चालकता घटेगा, C घटेगा, चालकता को हम यहाँ सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा घटेगा, तो जितने मान लो ये दोगुना बढ़ गया तो ये दोगुना घट जाएगा, मतलब दोनों का गुणनफल रो गुना अगर हम सिग्मा करें,
रो गुना अगर हम सिग्मा करें तो एक बढ़ रहा है जिस अनुपात से, वही उस अनुपात से घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो अपरिवर्तित रहेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जरूर आपको ये करके जाना है सवाल कि चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा अगर हम ताप बढ़ाएंगे, तो नियत रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। किरचॉफ का बिंदु नियम, बिंदु नियम कहते हैं पहले रूल को हम केसीएल भी कहते हैं, करंट जंक्शन रूल, जंक्शन को हम बिंदु रूल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जंक्शन रूल बोलो, ठीक है, बिंदु का नियम बोलो, है ना। तो पहला नियम किरचॉफ का बिंदु नियम किस पर होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। किस पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले सवाल पे आते हैं, बिंदु परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। किसी भी बिंदु पर अगर हम सारा धारा देख लें, हर तरफ से आने वाला धारा, है ना, तो हर तरफ से आने वाली धारा और वहां से जाने वाली धारा, इनपुट और आउटपुट दोनों मिला के जीरो होता है। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब आने वाले को प्लस में लिखें, जाने वाले को माइनस में लिखें, तो सब मिला करके शून्य होता है। मतलब जितना आने वाला, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आई आउटपुट में से अगर हम आई इनपुट को घटा दें तो हमेशा आपको जीरो मिलेगा, ये बोल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं आई इनपुट बराबर आई आउटपुट, इसी को बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ का पहला नियम। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं। पीछे भी ये सवाल आया था, है ना। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, अब मान लो R पहले से 1 ओम दिया था और खींच के दुगना कर दिए, है ना, तो लंबाई को दुगना करने पर क्या होता है, लंबाई को 2 गुना करने पर आपको बताएं क्लास में कि n का मान यहाँ 2 हो गया, तो नया वाला जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है n स्क्वायर r। कितना हो जाता है, n स्क्वायर r। लंबाई जितना गुना बढ़ेगा उसी को हम n कहते हैं, n 2 गुना हो गया, तो n का मान 2 का स्क्वायर, r का मान पहले 1 था, तो 2 गुना 4 ओम हो जाएगा। कितना, 4 ओम हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हमेशा उच्च प्रतिरोध, व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं हम लोग उच्च प्रतिरोध पर, है ना, इधर इधर ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ लगता है, यहाँ पर बीच में कोई धारा नहीं बहती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है, कुछ जाके लिख लीजिएगा वहां, व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध नापा जाता है। किसी धातु के तार को गर्म करने पर, अब धातु का तार है उसको गर्म करेंगे तो जैसे जैसे तार गर्म होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ते जाता है। तो वही पूछा है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्योंकि अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे तार को गर्म कीजिएगा प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक होते हैं एलॉय, मिश्र धातु होते हैं, जैसे टंगस्टन होता है, नाइक्रोम, उसमें जितना आप तापमान बढ़ाइएगा कुछ नहीं होगा, तापमान न प्रतिरोध बढ़ेगा न प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लगभग वो नियत रहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ, आपको हम बताए थे। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ईएमएफ को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ईएमएफ का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ए ऑप्शन इस करेक्ट। आसान सवाल है जी सर। अगले सवाल पे आते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I कितनी होती है। I बराबर भेना, V D E N A, I बराबर भेना होती है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। I बराबर भेना कहाँ लिखा हुआ है, V D E N A, ऑप्शन इस करेक्ट है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, P बराबर फॉर्मूला होता है VI, ठीक भाई, लेकिन ये बोला है V और R के टर्म में लिखा है, चलो ठीक है लिख देते हैं V और R के टर्म में, तो V और I को लिख देते हैं V by R, मतलब V स्क्वायर बटा R होगा, V स्क्वायर बटा R, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल पे चित्र में प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है, इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है। अब तुम एक बार बताओ, ध्यान से सुनना पहले, अगर सबका प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब यहाँ भी 1 ओम है, 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 तो 1 और 1 2 हो गया, और नीचे भी 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 2 यहाँ पर पैरेलल में हो गए। ध्यान से सुनना, जैसे ये वाला एक को बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो, तो एक को देखो, एक को, और इसमें जो ऐसे लगाया हुआ है, यहाँ पर प्रतिरोध है, और सब के सब कितने हैं, 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और ये भी 1 ओम, ठीक। तो 1 और 1 2 हो गया, और ये भी 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 2 पैरेलल में हो गए, और 2 और 2 पैरेलल में हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बटा 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 बटा 4, तो ये 1 ओम आ गया। मतलब ये एक को जो है वर्ग वो है 1 ओम, कितना है 1 ओम। ध्यान से सुनो, 1 को वर्ग टोटल मिल के बन रहा है 1 ओम, तो ये 1 1 1 1, तो 4 हो गया टोटल।
और टोटल हो गया 4, तो करंट कितना बहेगा, V बराबर I है, V टोटल है 20, R है 4, तो I कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर, बी ऑप्शन करेक्ट। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, 2 मिनट में किसके बराबर होगा। आपको पता है उष्मा क्या होता है, अगर हम आपको फॉर्मूला बताएं तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है शक्ति, तो शक्ति होता क्या है, शक्ति होता है ऊर्जा बटा समय या विद्युत उष्मा बटा समय, एक ही बात है, विद्युत उष्मा बटा समय। ठीक, तो अगर हम विद्युत उष्मा को यहाँ h से दिखा रहे हैं, समय को t से दिखा रहे हैं, शक्ति को p से दिखा रहे हैं, तो h का फॉर्मूला हो जाएगा pt, तो यही हमको h निकालना है। अच्छा, कितना दिया है, पावर दिया है 100 वाट, 100 वाट दिया है और 2 मिनट में बोला है, तो 2 मिनट को सेकंड में बदल दो ना, तो 2 मिनट को सेकंड में लिखेंगे 2 गुना 60, कितना लिखेंगे 2 गुना 60। अच्छा, वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, वाट क्या होता है जूल प्रति सेकंड, तो 100 और वाट को लिख देते हैं जूल प्रति सेकंड, और ये 20 सेकंड में बदल गया है, सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ से आ रहा है 6 दूनी 12 और 12 पर 3 जीरो, 12 पर 3 जीरो मतलब 12 गुना 10 का पावर 3 जूल, ये ऑप्शन बन रहा है। देखिए कितना उष्मा उत्पन्न होगा। अगले सवाल पे 220 वोल्ट 1000 वाट, 220 वोल्ट और 1000 वाट का बल्ब है, उसको हम 110 वोल्ट के स्रोत पर जोड़े हैं, बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। आपको कभी भी अगर कम वोल्टेज पर अगर हम किसी भी बल्ब को जोड़ेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा पावर भी घटेगा, करंट भी घटेगा, उससे जाने वाला वोल्टेज भी घट ही गया है, प्रतिरोध नहीं घटता है। प्रतिरोध एक बार जो बन गया उतना ही रहता है, किसी भी इक्विपमेंट का एक बार जितना प्रतिरोध बन गया वो चेंज नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि प्रतिरोध के बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आप पहले बात समझिए, शुरू में जितना प्रतिरोध R1 था उतना ही प्रतिरोध अभी भी यहाँ रहेगा R2, मान लीजिए मतलब R1 बराबर R2, और R1 कैसे लिखेंगे, तो आप पहले ये बात समझिए कि P बराबर हम लिखते हैं VI, ठीक, तो अगर हम यहाँ पर P बराबर हम यहाँ VI को लिखे हम V/R, तो R को अगर हम यहाँ कर दें, R को अगर हम यहाँ कर दें तो R बराबर हो जाएगा V² बटा P। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे V1² बटा P1 बराबर, हम यहाँ पर लिखेंगे R दोनों जगह बराबर है, R का फॉर्मूला निकाल लिया हम लोग से, और यहाँ पर लिखेंगे V2² बटा P2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमसे शक्ति पूछा है मतलब P2 पूछा है, V1 कितना रखेंगे 220, तो लिखेंगे 220 गुना 220, P1 कितना 1000, V2 स्क्वायर कितना पर 110 वोल्ट पर जोड़ा गया है, तो 110 गुना 110 बटा P2 हमसे पूछा है, सॉल्व करोगे आंसर साफ साफ दिखेगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो साफ साफ 1 0 1 0 1 0 1 0 कट रहा है ना, साफ साफ ये पता चल रहा है। ठीक, अगर हम और देखें तो यहाँ से 11 दहा 110 और 11 दूना 22, फिर से 11 दहा 110 11 दूना 22, ठीक, और अगर तुम देखो तो 10 यहाँ पे गुना में आ जाएगा। ठीक, अगर तुम और काटो तो 2 से 2 पचे 10, एक और 2 से कट रहा है इधर 2 पचे 10, ठीक, ऊपर पर काटते 5 पचा 25, 25 दहा 250, 25 दहा 250, तो P2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबको, 10 यहाँ चला जाएगा तो 25 दहा 250 वाट का बल्ब बन गया है। अब वो कितने का 250 वाट का। ठीक, आते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान देना क्या है अगला सवाल, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार, पहले पास एक तार है तांबा का और एक तार है जर्मेनियम का। जर्मेनियम का तार जो है वो सेमीकंडक्टर है, मतलब अर्धचालक है, अर्धचालक है, और तांबा का जो तार है वो धातु है, वो चालक है, चालक है। तो 80 केल्विन तक ठंडा किए। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब ठंडा करोगे इसमें उल्टा संबंध होता है कि हम अगर यहाँ तापमान घटाएं तो R बढ़ेगा, उल्टा संबंध होता है इसका। इसका सीधा संबंध होता है कि अगर हम तापमान घटाएं तो R भी घटेगा। ठीक, तापमान घटाएं तो R भी घटेगा। तो तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, बिल्कुल है ना। देख लो ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हम तापमान घटाए हैं, ठंडा किए हैं। तो
ठंडा किए हैं तो धातु का प्रतिरोध भी घटेगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसा, यहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ उल्टा संबंध होता है, तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना 47 का। अगले सवाल पे आते हैं, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। यहाँ से विद्युतीय ऊर्जा जा रही है और कोई जो है उसको गर्म किया, तो गर्म कौन करता है? प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध के कारण ही विद्युतीय ऊर्जा ताप में बदल पाती है ना। तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध के चलते ही तार गर्म होता है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर गुना घंटा किसका मात्रा है? मात्रक है। एम्पियर किसको लिखेंगे? एम्पियर लिखेंगे हम करंट को, मतलब आई, और घंटा मतलब टी, तो आई गुना टी। आई गुना टी क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है। साफ साफ बोल सकते हैं आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। अगले सवाल पे आते हैं, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट में नापा जाता है। विभवांतर हमेशा वोल्ट में मापा जाता है। 5 ओम है ना, ये सवाल ध्यान से देखिए। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। देखो फिर से वही बात आ गया, आपको हम ये बात पहले ही बताएं कि कैसे निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है उष्मा बटा समय, मतलब H by T, ठीक। ऊर्जा बटा समय तो H by T है ना। तो 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है उससे 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होता है। मतलब P भी हमको नहीं दिया है, चलो H बराबर हम यहाँ से लिख लेते हैं PT पहले। हमको समय दिया है 20 मिनट, तो हम लिख देंगे 20 गुना 60, ठीक। 20 गुना 60, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर जो है वो पावर हम कितना लिख देंगे? तो पावर आपका दिया हुआ है, पावर हमको V स्क्वायर, पावर कितना होता है? VI होता है, तो VI, लेकिन ये दिया है I को लिख देंगे फिर से V by R, मतलब ये बन जाएगा V स्क्वायर बाई R। कितना? V स्क्वायर बाई R। तो हम यहाँ लिख देते हैं H बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू T। V का मान कितना है? 7 वोल्ट, तो 7 गुना 7 बटा R कितना? 5। समय कितना? समय कितना? 20 गुना 60, 20 गुना 60। अच्छा ये जो आएगा जूल में आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप काटो तो 749 बन रहा है, 4.8 जूल। 749 बन रहा है। अच्छा जूल से कैलोरी में बदलने के लिए एक कैलोरी कितना होता है? 4.8 जूल होता है, लगभग 4.18 जूल। तो 4.8 जूल लगभग मान लीजिए, तो लगभग 1 जूल कितना होगा? जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.8 से भाग देना होगा, तब ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, इस पूरे को 4.8 से अगर भाग दे दें तो ऊपर तो 49 बन रहा है, और यहाँ पर 6 दूनी 12 गुना 100 बन रहा है। 12 गुना 100 बटा यहाँ पर 5 बन रहा है, और 4.8 और लिख दें। 4.8 में अगर हम दशमलव हटाएं तो ऊपर एक और 1000 बनेगा। हमको तो लगभग डाटा पकड़ना है ना, तो 48 से 49 मान लो एक बार में कटा, मतलब यहाँ पे मान लो हम दशमलव हटा दिए तो एक 10 और बन गया, ठीक है। तो 48 और 49 तो लगभग कट गया, और 5 से 5 ये 1000 आ रहा है, 1000, मतलब 1000 से ज्यादा ही आंसर होगा। फिर 12 से गुना है 12000 बटा 5, 12000 बटा 5, और 12000 बटा 5 अगर हम कर रहे हैं तो 5 से 5 दूनी 10, 2 0 5 चौका 20, तो लगभग ये कंफर्म है कि 2800 कैलोरी के लगभग में आंसर हमारा बनेगा। हालांकि हम लोग एग्जैक्ट मान नहीं लिए हैं तो हमारा 2400 आ रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि जिसके हम करीब हैं उसको मारेंगे ऑप्शन, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट बैठेगा। तो सटीक कोई ठहिएगा तो सटीक बनेगा, ठीक। तो ये अच्छे सवाल थे, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है।